जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदायिनी में। और आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग बहुत दिन से कह रहे थे कि सर पेट के लिए जीएस पढ़ा दीजिए, पेट के लिए जीएस पढ़ा दीजिए। तो बच्चे आज मैं आप लोगों के लिए पेट के लिए जीएस की क्लास लेके आ चुका हूँ। ठीक है, और इस जीएस की क्लास में मैं आप लोगों के साथ कवर क्या कर रहा हूँ मैं आप लोगों को बता दूं। और ये पूर्णतः रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगी और पर डे आप लोग इसकी नोट्स बनाएंगे। ठीक है, और याद रखेंगे। ठीक है, और मैक्सिमम लोगों तक देखने से पहले ही वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को कैसे पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी हर जगह पे भी आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे देखो, आप लोगों का एक सेक्शन है जिसका नाम है स्टैटिक जीके। क्या नाम है बच्चे? स्टैटिक जीके नाम है। और जियोग्राफी, क्या नाम है बच्चे? जियोग्राफी। और इसी के साथ में, साथ के साथ दोनों लेके चलूंगा। ठीक है, इसी के साथ में क्या है आपका स्टैटिक जीके वाला पोर्शन। स्टैटिक जीके दोनों को मिलाकर बच्चे कितने नंबर का आना है? 15 नंबर आना है। 10 नंबर का स्टैटिक जीके आना है आपका, और क्या कहते हैं 5 नंबर का आपका ज्योग्राफी आना है। ठीक है, तो ये दोनों ही, क्योंकि ये दोनों एक साथ लेकर चलना आसान इसलिए है क्योंकि ये दोनों ही स्टैटिक जीके भी किससे बना होता है? आप कहेंगे कि सर करंट अफेयर और ज्योग्राफी से बना होता है। ठीक है, और इन दोनों का एक कॉमन चैप्टर है जिसका नाम है भारत भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति एवं विस्तार, ये दोनों का ही कॉमन चैप्टर है। ठीक है, स्टैटिक जीके और क्या कहते हैं, आप कहेंगे स्टैटिक जीके और आपका क्या हो जाएगा? ज्योग्राफी का। यहां पर ध्यान देंगे कि भारत के स्थिति और विस्तार में आप लोगों को हम पढ़ाएंगे क्या? भारत का सबसे पहले इसमें आपका क्या करेंगे? भारत का नामकरण। भारत का नामकरण कैसे हुआ, भारत को कौन कौन से नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर भारत की स्थिति हम लोग कहां पर पढ़ेंगे? ग्लोब पर। ग्लोब पर पढ़ेंगे, और ग्लोब पर जब पढ़ेंगे ना तो इसी समय हम लोग यहां पर एक टॉपिक जो स्टैटिक जीके का है, मानक समय। कौन सा है? मानक समय। मानक समय को भी हम लोग यहीं पर क्या कर लेंगे? पूरी तरीके से पढ़ चुके होंगे इस वाले चैप्टर में। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे एशिया में। भारत की स्थिति कहां पर? एशिया। भारत की स्थिति कहां पर देखेंगे बच्चे? एशिया में। जब हम लोग एशिया में देख रहे होंगे तो भारत, भारत के राज्य, भारत की पड़ोसी राज्य, और क्या कहते हैं उनकी सीमाएं। भारत की स्थलीय सीमा, भारत की जलीय सीमा, ये पूरी तरीके से हम लोग यहां पर पढ़ चुके रहे होंगे। ठीक है, तो ये हम लोग इतना टॉपिक लेकर चलेंगे, और पर डे मैं आप लोगों को क्लास अब रिकॉर्डेड फॉर्म में दूंगा। लेकिन आप लोगों के साथ एक शर्त है कि जब तक आप लोग क्या करते हैं कि इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करके लगभग 500 लोगों या 1000 लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं, तब तक मैं आगे की क्लास आपको नहीं दूंगा। ये इस क्लास की एक शर्त है। ठीक है, क्या कहते हैं, मिनिमम 500 और मैक्सिमम में आप लोग चाहे जहां तक ले जा सकते हो, लेकिन मिनिमम में आपको 500 लोगों तक पहुंचाना ही पहुंचाना है। ठीक है, और आप लोग इसकी प्रॉपर नोट्स बनाओगे, और नोट्स बनाकर आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया 8115898649 पर आप लोग सेंड करोगे पर डे का कि सर मैंने काम कर लिया। क्लियर है? तब मैं आप लोगों के काम से क्या होकर, खुश होकर मैं आगे की क्लास आप लोगों को दिया करूंगा। ठीक है, चल अब हम लोग शुरू करते हैं भारत का नामकरण। भारत का नामकरण हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। और देखो, भारत का नामकरण, भारत का नाम भारत कैसे बढ़ा, भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा? तो आप लोगों को मैं बता दूं, एक सभ्यता आप लोग पढ़े होंगे, जो कि कौन सी सभ्यता है? आप कहेंगे सर सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? आप कहेंगे सर सिंधु घाटी सभ्यता। और बच्चे जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आप कहेंगे सर ये बसा हुआ है सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे बच्चे? तो कहेंगे सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता बसी हुई है। ठीक है, और सिंधु नदी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, या फिर सिंधु नदी को वैदिक काल में, या वैदिक काल में क्या कहा जाता था? तो आप कहेंगे सर इंडस कहा जाता था। क्या कहा जाता है? इंडस। और बच्चे इसी इंडस शब्द से ही क्या बना है हमारा? इंडिया। क्या बना है? इंडिया। तो आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ, तो आप बताएंगे सर सिंधु घाटी का जो नामकरण हुआ वो किसके द्वारा हुआ? आप कहेंगे सर इंडिया का नाम
कैसे पढ़ा? तो आप कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा पढ़ा। और थोड़ा सा और आगे चलते हो, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जब हम लोग सिंधु घाटी से थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो हमें मिलती है एक सभ्यता जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता मिलती है। ठीक है, वैदिक सभ्यता में ही बच्चे आप लोग क्या कहते हैं, आर्य लोग आए। उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल आपका चला, तो इसमें आपका ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल चला आपका। तो इसमें आप लोग जानते हो कि कौन लोग आए? आप कहेंगे सर भारत के अंदर आर्य लोग आए। कौन लोग आए? आर्य लोग आए, जो कि मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से कहां से प्रवेश किए भारत में? बहुत ध्यान से सुनेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक खैबर दर्रा है। कौन सा दर्रा है? खैबर दर्रा। खैबर दर्रा से होकर भारत में कौन है? आर्य लोग आए। तो यहां पर एक आर्य लोग जब आए तो हमारे भारत में आर्यों, ठीक है, हमारे भारत में आर्यों और अनार्यों के बीच में, अनार्यों के बीच में एक युद्ध हुआ। ठीक, अनार्यों को बच्चे क्या कहते हैं? यहां पर जो विशेष राजा, यहां का जो विशेष हुआ करता था, आप कहेंगे सर यहां पर वशिष्ठ। कौन से? वशिष्ठ। और वशिष्ठ के साथ कौन थे? आप कहेंगे सर विश्वामित्र। कौन थे? विश्वामित्र। विश्वामित्र। इन दोनों के साथ कौन राजा? 10, एक राजा मिले, 10 लोग मिले और आर्यों के बीच में युद्ध हुआ। और इस युद्ध को क्या कहते हैं? आप कहेंगे 10 राग युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? 10 राग युद्ध कहा जाता है। और बच्चे ये 10 राग युद्ध जो हुआ कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे लड़ा गया। 10 राग युद्ध कहां लड़ा गया? तो आप कहेंगे सर रावी नदी के तट पर लड़ा गया। कहां पर लड़ा गया बच्चे? तो रावी नदी के तट पर लड़ा गया। ये बात याद करके आप लोग ध्यान से सुन लेंगे। किस नदी पर? तो रावी नदी के तट पर। इसे क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे पुरुषरणी नदी। पुरुषरणी नदी के, ठीक है, इसे लिखते हैं पौरोसरणी, ठीक है, पौरोशरणी नदी के किनारे लड़ा गया। कौन सी नदी के किनारे? पौरोशरणी नदी के किनारे लड़ा गया। और युद्ध में विजयी कौन हुआ? आप कहेंगे युद्ध में विजयी हुए आर्य। कौन हुए? आर्य विजयी हुए। आर्य विजयी हुए। और सर जितने पूरे स्थल पर जिन्होंने इन्होंने जीता, ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक, तो इन्होंने क्या कह दिया? एक नाम दे दिया जिसको कहा गया सर आर्यव्रत। क्या नाम दिया गया? आर्यव्रत नाम दिया गया। तो भारत का एक नाम और निकल कर आता है आर्याव्रत। ठीक है, आर्याव्रत नाम किससे पड़ा? तो आर्याव्रत नाम आर्यों से पड़ा। भारत का एक नाम इंडिया किससे पड़ा? इंडस से, ठीक है, सिंधु से पड़ा। फिर इसी समय आप लोग देखेंगे जब सिंधु लोग कहां पर रहते थे? सिंधु घाटी के किनारे रहा करते थे ना, सिंधु नदी के किनारे रहा करते थे। इसलिए इन लोगों ने अपने आप को क्या कहा? इन्होंने कहा सर सिंधुस्तान। क्या बोला इन्होंने? सिंधुस्तान बोला। और बच्चे इसी समय एक लोग और आए, ईरानी। कौन है? ईरानी कौन आए? पारसी। कौन आए? पारसी। ऐसे ये है फारसी, ठीक है। लेकिन ये लोग यहां दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। ये लोग क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर ये लोग शा को क्या बोलते थे? हा बोलते थे। धा को दा बोलते थे। और फा को पा बोलते थे। इसीलिए इसको फारसी नहीं पारसी कहते हैं। तो इसी से इन्हीं लोगों के द्वारा हिंदुस्तान को क्या बोला गया? आप कहेंगे सर हिंदुस्तान बोला गया। क्या बोला गया बच्चे? हिंदुस्तान। तो ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान नाम दिया। ईरानियों ने भारत को क्या नाम दिया? आप कहेंगे सर हिंदुस्तान नाम दिया। फिर अगर हम लोग यहीं पर थोड़ा सा और बात करें कि सर वायु पुराण की, अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें? सर वायु पुराण की। यहां पर देखो किसकी बात करें? वायु पुराण की बात करें तो वायु पुराण में बच्चे एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था दुष्यंत। क्या नाम था? दुष्यंत नाम था। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? आप कहेंगे शकुंतला। क्या नाम था? शकुंतला। इनकी पत्नी का नाम क्या हुआ करता था बच्चे? शकुंतला हुआ करता था। और इनका सबसे पहला गंधर्व विवाह है। सर गंधर्व विवाह के बाद जो होता है वो हुआ और इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या होता है? भरत। और इसी भरत के नाम से इंडिया का नाम क्या पड़ गया? आप कहेंगे सर भारत पड़ गया। इसी भरत के नाम से इंडिया का नाम क्या पड़ गया? भारत पड़ गया। और उसके बाद और बात ध्यान से सुनिएगा मेरा, ठीक है। एक अगर हम लोग बात करें बौद्ध धर्म की, किसकी बात करें? बौद्ध धर्म की, या जैन धर्म की बात करें, या फिर विष्णु पुराण की बात करें। किसकी बात करें? विष्णु पुराण की बात करें। तो बच्चे जैन
जैन धर्म, बौद्ध धर्म या विष्णु पुराण की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके आधार पर भारत का नाम होता है जम्बू द्वीप। क्या कहते हैं बच्चे? इसको जम्बू द्वीप कहा जाता है। जब आप लोग रामायण वगैरह सुनते होंगे तो आप लोगों को जब शुरुआत किया जाता है तो वहां पर शुरू ही होता है आर्यावर्ते भरतखंडे जम्बू द्वीपे, एक अवध नगरी, ठीक है, और वहां के राजा राम। तो देखो इसके भारत के कितने नाम? भारत के एक नाम इंडिया। इंडिया किससे पड़ा? आप कहेंगे इंडस से पड़ा। दूसरा नाम हिंदुस्तान। हिंदुस्तान किससे पड़ा? ईरानियों के द्वारा, ठीक है। और आर्यवर्त, आर्यवर्त किसके द्वारा पड़ा? आर्यों के द्वारा। और बताइए जम्बू द्वीप विष्णु पुराण से मिलता है, और क्या कहते हैं वायु पुराण से क्या मिलता है? भारत मिलता है। तो भारत का नाम क्या है? आप कहेंगे भारत का नाम इंडिया, अर्थात भारत का नाम भारत अर्थात इंडिया। यानी कि ये आपके अगर संविधान में देखा जाए तो संविधान में आर्टिकल 1 में इसका उल्लेख किया गया है, भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया। इसका उल्लेख आपके किस में मिलता है? आप कहेंगे इसका उल्लेख हमारे संविधान के आर्टिकल 1 में मिलता है, और इसी में लिखा गया आर्टिकल 1 में भारत राज्यों का संघ है। बस आप यही पढ़े होंगे, और अगर आर्टिकल को और ध्यान से पढ़ो तो उसमें लिखा है भारत अर्थात इंडिया, यानी कि भारत के दोनों नाम होंगे। भारत का नाम भारत भी होगा और दूसरा नाम इंडिया भी होगा, ठीक है। दोनों नाम ये संवैधानिक हैं, असंवैधानिक एक भी नाम नहीं है, ठीक है। जल्दी से बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं क्या करता हूं आगे बढ़ता हूं। सब लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग भारत की स्थिति को देखते हैं। और बच्चे मैं आपको बता दूं, भारत को भूगोल में क्या कहा जाता है? भूगोल में किसकी संज्ञा दी जाती है भारत को? तो भारत को भूगोल में जो संज्ञा दी जाती है वो दी जाती है किसकी? उपमहाद्वीप की। किसकी दी जाती है? उपमहाद्वीप। तो उपमहाद्वीप में आपसे पूछा जाता है भारतीय उपमहाद्वीप में कौन शामिल नहीं है? तो बच्चे आप कहेंगे भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा शामिल नहीं है? जल्दी बताएंगे, ऑप्शन में दे रहा हूं, कमेंट में बताएंगे। इंडोनेशिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, श्रीलंका, इसमें से बताइए भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा शामिल नहीं है। और भारतीय उपमहाद्वीप की अगर पूछा जाए, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्रा। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है बच्चे? तो ब्रह्मपुत्रा नाम है। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्रा। आप लोग ये बात याद रखेंगे। अब देखो हमारा जो चैप्टर शुरू होगा वो चैप्टर शुरू होगा भारत की स्थिति, भारत की स्थिति एवं विस्तार। क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? भारत की स्थिति एवं विस्तार पढ़ने जा रहे हैं, ये बात याद रखेंगे। अब देखो भारत की स्थिति पहले हम लोग पढ़ेंगे, विस्तार को देखते हैं। भारत की स्थिति दो जगह पर देखेंगे, एक तो हम देखेंगे ग्लोब पर और एक तो देखेंगे एशिया पर, ठीक है। कहां देखेंगे बच्चे? तो आप कहेंगे सर हम लोग ग्लोब पर भारत की स्थिति देखने चल रहे हैं, और साथ के साथ हम लोग कहां पर देखेंगे? आप कहेंगे साथ के साथ हम लोग देखेंगे एशिया में। कहां पर देखेंगे भैया? एशिया में देखेंगे। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इसकी स्थिति हम लोग ग्लोब पर भी देखेंगे और एशिया में। तो एशिया में भारत कहां स्थित है? तो आप कहेंगे एशिया में भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। कौन सी एशिया में? आप कहेंगे दक्षिण एशिया में। और दक्षिण एशिया में होने के कारण बच्चे इसमें जितने भी देश दक्षिण एशिया में आते हैं वो लोग किसका निर्माण करते हैं? दक्षेस, ठीक है। किसका निर्माण करते हैं? दक्षेस, जिसे आप लोग क्या कहते हो? सार्क कहते हो। और सार्क का मुख्यालय भी बच्चे आपको पता होना चाहिए। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो आप कहेंगे जो सार्क का मुख्यालय है वो है काठमांडू में। कहाँ है बच्चे? काठमांडू में है, याद करके चलेंगे, ठीक है। याद करके चलेंगे कि जो दक्षेस का मुख्यालय वो काठमांडू में है। काठमांडू यानी कि नेपाल, ठीक है। काठमांडू घाटी है, ठीक है, उसमें काठमांडू बचा हुआ है। अब देखेंगे ग्लोब पर अगर देखेंगे भारत की स्थिति, तो भारत की स्थिति ग्लोब में कहां पर है? तो आप कहेंगे सर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। उत्तर पूर्वी कहां पर है? तो आप कहेंगे सर गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अब देखो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में बड़े ध्यान से समझो यहां पर कि भारत कहां है। ये रहा आपका एक ग्लोब, ठीक है, ये ग्लोब है, और इस ग्लोब पर आपको भारत की स्थिति को देखना है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा बना नहीं है फिर भी, लेकिन आप लोग देखेंगे, ठीक है।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, एकदम आप लोग एकदम सही ही जा रहे हो। ठीक है, कहाँ है, आप कहेंगे सर इतना टेढ़ा काहे बना दिए हो, तो देखो यहाँ पर स्थित है आपका भारत। ठीक है, आपका भारत कुछ इस प्रकार से यहाँ पर स्थित है, ये रहा। और ये भारत जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है, आप कहेंगे उत्तर पूर्वी गोलार्ध है। कौन सा गोलार्ध है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध है। ये बात आपको समझना चाहिए। और बड़े ध्यान से देखो, अब देखो कैसे हम लोग उत्तर गोलार्ध देखते हैं, पूर्वी गोलार्ध। अब हम लोग गोलार्ध के बारे में कुछ कुछ पढ़ेंगे। देखो ये है, और यहां से अगर हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी के केंद्र को, पृथ्वी के एकदम मध्य से एक रेखा खींचते हैं। कैसी रेखा, काल्पनिक रेखा, जिसे हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, भूमध्य रेखा कहते हैं। ये देखिए हमने खींचा, और इसको हमने क्या दिया, 0 डिग्री अक्षांश। क्या नाम दिया, 0 डिग्री अक्षांश नाम दिया। ठीक है, अब देखो 0 डिग्री अक्षांश के नाम पर, अक्षांश को अंग्रेजी में कहते हैं लैटिट्यूड। ठीक है, क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। अब देखो इसके ऊपर की अगर बात करें, ये इसके ऊपर अक्षांश, 0 अंश अक्षांश के ऊपर देखें तो ये कौन सा है दिशा, आप कहेंगे उत्तर है। ये कौन सा है, उत्तर। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर इसे हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। और बच्चे ये कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा है, तो इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलेंगे बच्चा लोग, आप कहेंगे सर दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। बिल्कुल सही बात। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया, यस या नो। हाँ, आ चुकी होगी बात, आप लोगों को बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, मेरे साथ एक बार रिवाइज करेंगे। बताइए ग्लोब में भारत कहाँ है, जल्दी बताइए। हाँ बिल्कुल, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। और एशिया में कहाँ पर है, आप कहेंगे दक्षिणी एशिया में है। बच्चे जल्दी बोलिए, दक्षिणी एशिया के देशों को क्या कहते हैं, दक्षेश कहते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, सार्क कहा जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, आप कहेंगे इसका मुख्यालय काठमांडू में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है बच्चे, काठमांडू में है। बोलो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग यहीं पर अगर एक चीज और देखें, ठीक है, यहां से एकदम इस तरह से मध्य से, एकदम ध्रुवों के मध्य से एक रेखा खींच दें तो इसको क्या कहते हैं, 0 अंश देशांतर। क्या कहते हैं, देशांतर कहा जाता है, लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। और बच्चे देखो अगर इसके इधर की तरफ देखें, इधर की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर इसे हम लोग कहेंगे पूर्वी गोलार्ध। क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर इसे पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। और अगर इसके इधर की बात करें तो ये कौन सा हो जाता है, आप कहेंगे सर पश्चिमी गोलार्ध हो जाता है। कौन सा गोलार्ध हो जाता है बच्चे, पश्चिमी गोलार्ध हो जाता है। क्लियर है बात की नहीं, ठीक है, बात क्लियर हो चुकी होगी। तो अब अपना भारत कहाँ है, आप कहेंगे अपना भारत इस वाले एरिया में ऐसे है, इस वाले भारत में ऐसे ही है। अब देखो भारत का, अगर भारत का आकार आपसे पूछे, क्या पूछ ले, भारत का आकार कैसा है, तो आप कहेंगे सर चतुष्कोणीय है। कैसा है, कोणीय है। ठीक है, आप क्या बताओगे, भारत की आकृति कैसी है, भारत का आकार कैसा है, तो चतुष्कोणीय है। कैसा है बच्चे मेरे, आप कहेंगे सर चतुष्कोणीय है भारत की स्थिति या आकार की अगर हम लोग बात करें तो। ठीक है, भारत की स्थिति और आकार की बात करें तो भारत कैसा है, चतुष्कोणीय। तो ये बात आपको समझ में आई। अब हम लोग आपको ग्लोब समझाते हैं। अब हम आपको क्या समझाते हैं बच्चे, ग्लोब समझाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, और मैं आपको क्या समझाता हूं, ग्लोब। कि ये ग्लोब में अक्षांश की संख्या कितनी है, देशांतर की संख्या क्या है, अक्षांश का काम क्या है, देशांतर का काम क्या है। ठीक है, इस बात को हम लोग आपके साथ डिस्कस करते हैं। हम लोग नहीं, ओनली मैं डिस्कस करता हूं, और आप लोग क्या करिए, इसको नोट करिए, एक एक पॉइंट नोट करिए। ठीक है, ये सिलेबस आपके पेट के लिए एज वेल एज इसके लेवल में जो जो चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, जितने भी पेपर होंगे, सारे पेपर के लेवल का क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। अब देखो ध्यान से, अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड की बात करें तो यहां पर ध्यान से सुनो, एक एक बात ध्यान से सुनो। ये है आपका एक ग्लोब, ये आपका एक ग्लोब है, जिसे आप लोग क्या कहते हो, यहां से एक रेखा अगर खींचोगे तो इस रेखा को क्या कहा जाता है, 0 अंश अक्षांश कहा जाता है। 0 अंश अक्षांश, चूंकि ये भूमध्य यानी कि आपने कहा पृथ्वी के मध्य से हमने एक काल्पनिक रेखा खींची है, तो इस पृथ्वी के मध्य की अगर काल्पनिक रेखा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या है, आप कहेंगे सर पृथ्वी को एकदम बराबर भागों में बांटता है, तो इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, आप कहेंगे इसी को हम लोग कहते हैं भूमध्य
रेखा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटर, जिसे आप क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा भी इसको आप लोग कह लिया करते हो, विषुवत रेखा। और बच्चे इस रेखा पर पृथ्वी का केंद्र मानकर एक एक डिग्री पर, कितने डिग्री पर बच्चे, एक डिग्री पर, कितने डिग्री पर, आप कहेंगे एक एक डिग्री पर एक रेखा खींची गई, जीरो से फिर एक डिग्री, एक एक डिग्री पर एक एक रेखा खींची गई। और कितनी रेखाएं खींची गई, आप कहेंगे ऐसी ही रेखा खींचते खींचते जब हम लोग यहां पर पहुंचेंगे, एक एक डिग्री पर क्या खींचा गया, आप कहेंगे अक्षांश खींचा गया, और इस अक्षांश को खींचते खींचते ऐसे एक डिग्री एक डिग्री एक डिग्री एक डिग्री यहां तक पहुंचेंगे, तो बच्चे कितने डिग्री का बन जाएगा, आप कहेंगे सर कितने डिग्री का बनेगा, जल्दी बताओ, 90 डिग्री, कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो आप कहे टोटल हम कितने अक्षांश खींच लिए, आप कहेंगे टोटल हम 90 अक्षांश खींच लिए। 90 डिग्री पर पहुंचे तो कितने अक्षांश खींच लिए, यहां से लेकर यहां तक कितने अक्षांश आपने खींचा, 90 अक्षांश खींचा। और ऐसे ही नीचे में एक एक डिग्री का अगर हम लोग लेकर, एक एक डिग्री की लेकर रेखा खींचे, 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे लेकर एक एक रेखा खींचते जाएं, तो यहां पर भी हम लोग दक्षिण में भी, दक्षिणी ध्रुव पर जब पहुंचेंगे बच्चे, ये आपका क्या है, आप कहेंगे सर ये हमारा है उत्तरी ध्रुव, क्या है, उत्तरी ध्रुव। और ये कौन सा है, आप कहेंगे सर ये हमारा है दक्षिणी ध्रुव। कौन सा ध्रुव है, आप कहेंगे सर दक्षिणी ध्रुव है। बात समझ में आया, अच्छा बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग जैसे यहां पर 90 अक्षांश खींच लिए हैं, वैसे ही बच्चे हम लोग यहां से लेकर यहां तक भी कितने अक्षांश खींच पाएंगे, 90 अक्षांश खींच पाएंगे, क्योंकि हम लोग यहां पर पहुंचते पहुंचते कितने डिग्री बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। तो अब देखो, अगर आपसे पूछे कुल अक्षांश कितने हैं, आपसे क्या पूछे, कुल अक्षांश कितने हैं, तो जल्दी से आप बताओगे सर 90 हैं, और प्लस 90 ऊपर 90 नीचे। लेकिन आपने एक बात नहीं ध्यान दिया कि ये जो जीरो वाली रेखा थी, जीरो वाला अक्षांश था, इसको मैंने काउंट ही नहीं किया था, तो इसलिए इसमें हम लोग अगर एक और जोड़ दें तो कोई नुकसान नहीं है। कितना हो जाएगा बच्चे, आप कहेंगे 90 90 180 प्लस 1 181, अक्षांशों की संख्या कितनी हो गई, 181 हो गई। लेकिन बच्चे यहीं पर अगर बात करें कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या अगर पूछे तो आप क्या बताओगे, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या अगर पूछे तो आप क्या बताओगे, आप कहोगे सर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या। रेखा क्या होती है, पहले इस बात को समझो, आप कहेंगे रेखा होती है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तो रेखा कहा जाता है। अब यहां पर देखो, यहां पर जब आप पहुंच पा रहे हो इस वाले पॉइंट पर, तो देखो ये वाला अक्षांश किसके फॉर्म में आ जा रहा है, बिंदु के फॉर्म में आ रहा है। बच्चे किसके फॉर्म में आ रहा है, अक्षांश तो है वो, लेकिन किसके फॉर्म में है, आप कहेंगे सर बिंदु के फॉर्म में। ऐसे ही अगर नीचे देखो, नीचे भी आप देखो दक्षिणी पोल पर, ठीक है, आप कहेंगे सर साउथ पोल पर अगर देखा जाए तो साउथ पोल पर भी एक अक्षांश क्या कर रहा है, बिंदु बना रहा है। साउथ पोल पर भी एक अक्षांश क्या बना रहा है, आप कहेंगे सर बिंदु बना रहा है, बिल्कुल बात सही है। तो अब यहां पर देखो, ये बिंदु बना रहा है, ये बिंदु बना रहे हैं, दो बिंदु बना रहे हैं, बाकी सारे लोग क्या बना रहे हैं, रेखा बना रहे हैं। तो आप कहेंगे सारी रेखाओं की संख्या 181, और अगर इसमें से 2 घटा दें तो 179। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन पूछा जाए कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो आप कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी बताओगे, 179 बताओगे। और अगर आपसे पूछा जाए कुल अक्षांश की संख्या कितनी है, तो आप कितना बताओगे, 181 बताओगे। कितना बताओगे बच्चे, 181 बताओगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, अगर आई है तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने अपने क्या लिख दो, सर बातें समझ में आ रही हैं, आगे पढ़ाइए, बातें समझ में आ रही हैं, आगे पढ़ाइए, जल्दी जल्दी आप लोग इस बात को लिख दीजिए। ठीक है, बात समझ में आई, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखो, अक्षांश रेखाओं की संख्या पता चल गई। अब देखो, अगर हम लोग अक्षांश के बारे में देखें कि अक्षांश कैसा होता है, तो आप कहेंगे जो अक्षांश होते हैं, जो अक्षांश होते हैं ये क्या बनाते हैं, आप कहेंगे सर अक्षांश जो होते हैं ये पूर्ण वृत्त बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पूर्ण वृत्त बनाते हैं। सब कैसे बनाते हैं, अभी मैंने बताया था, ऐसे पूरा का पूरा, ये मान लीजिए अगर ऐसा ये ग्लोब है तो ग्लोब पर ऐसे रेखा खींची जाएगी, ऐसे करके ऐसे रेखा खींची जाएगी, तो ये एक अक्षांश होगा, ये एक अक्षांश होगा। बात समझ में आया, तो आप कहेंगे सर क्या बनाती है, वृत्त बनाती है। और सबसे बड़ा वृत्त कहाँ का होता है, अगर पूछा जाए कि जो सबसे बड़ा
सबसे बड़ा जो वृत्त होता है ये कहाँ का होता है, तो आप कहेंगे सर इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा का। कहाँ का होता है, तो आप कहेंगे सर भूमध्य रेखा का जो वृत्त होता है वो सबसे बड़ा वृत्त होता है। भूमध्य रेखा का वृत्त क्या होता है, सबसे बड़ा वृत्त होता है। अब अगर यहीं पर पूछा जाए कि दो अक्षांशों की बीच की दूरी कितनी है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी मतलब 1 डिग्री का मान कितना है, आपसे सीधे ये पूछ रहा है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी। देखो दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे दो अक्षांशों के बीच की दूरी मतलब 1 डिग्री का मान कितना होता है, 111 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 111 किलोमीटर होता है। कितना होता है बच्चे, 111 किलोमीटर होता है। इस बात को आप लोग लिख लो, इस बात को आप लोग क्या करो, लिख लो। और ध्यान देना बच्चे, ये सारी चीजें आपके सामने काफी अच्छे तरीके से मैं बता पा रहा हूं, ठीक है। अब देखो एक चीज और बता दूं कि जो अक्षांश होता है, ठीक है, इनके बीच की दूरी ये है। अब अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ ले कि भारत, ये रहा आपका भारत, ठीक है, और यहां से आपकी गुजरी एक रेखा जिसका नाम क्या है, आप कहेंगे जिसका नाम है जीरो अंश, अक्षांश से भूमध्य रेखा कहते हैं। और यहां से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम होता है 8 डिग्री 4 मिनट। कितना होता है, 8 डिग्री 4 मिनट। अब आपसे पूछ ले कि यहां से भूमध्य रेखा से भारत कितनी दूरी पर स्थित है, भूमध्य रेखा से भारत कितनी दूरी पर स्थित है, तो आप क्या करोगे, आप कहेंगे सर 1 डिग्री का मान कितना होता है, 111 किलोमीटर होता है, तो 8 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 888 डिग्री हो जाएगा। और दशमलव में क्या हो जाएगा, 1.6 के करीब में आ जाएगा। तो आप कहेंगे 188.6 के करीब में क्या होता है, हमारा टोटल दूरी हो जाती है। निकाला जाता है, रटा नहीं जाता है कि रट के रख लोगे, रट के रखने से कुछ नहीं मिलेगा, रट के रखने से बच्चे कुछ नहीं मिलेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, यस या नो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं, चलो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और स्क्रीनशॉट लेने की क्या हो सकता है, आप लोग तो क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो साथ के साथ, लाइव तो चल नहीं रहा है, इसीलिए मैंने सोचा कि रिकॉर्डेड दूंगा तो आपको ज्यादा कंटेंट दे पाऊंगा, ठीक है, ज्यादा कंटेंट दे पाऊंगा। चल यहां पर देखो, अब यहां पर बात आपकी आती है, हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। अब देखो ये रहा आपका ग्लोब, ये रहा आपका ग्लोब। इतना गंदा ग्लोब तो कभी नहीं हो सकता, ठीक है, ये बन नहीं रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। ये रहा आपका ग्लोब। अब देखो इस ग्लोब की अगर हम लोग बात करें तो इसके एकदम मध्य से 0 डिग्री जाता है। आप कहेंगे मध्य से थोड़ा ऊपर जाते हैं तो 23.5 डिग्री हो जाता है, और इससे थोड़ा ऊपर जाते हैं तो 66.5 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है, 66.5 डिग्री। और बच्चे फिर यहां से अगर गुजरे और दक्षिण में आए तब भी दक्षिण में भी क्या हो जाएगा, 23.5 डिग्री हो जाएगा। और दक्षिण में जाएं तो क्या हो जाएगा, 66.5 डिग्री हो जाएगा। आप दो के नाम तो रट के बैठे हो। एक तो ये कौन सी रेखा है, आप कहेंगे सर ये है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। और ये कौन सी है, आप कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कौन सी रेखा, आप कहेंगे सर कर्क रेखा। और बच्चे ये कौन सी है, आप कहेंगे ये है मकर रेखा। कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा है। कौन सी रेखा है बच्चे, मकर रेखा है। अब बताओ 66.5 वाले अंश का क्या नाम होता है, जल्दी से बताओ, ठीक है। 66.5 अंश पे क्या होता है, तो आप कहेंगे इसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त। क्या कहते हैं, आर्कटिक वृत्त कहते हैं, या इसी को रेखा भी कह सकते हैं। और बच्चे सब जो दक्षिणी होता है, दक्षिणी वाले का नाम क्या होता है, तो आप कहेंगे अंटार्कटिक। कौन सा होता है, अंटार्कटिक वृत्त होता है। कौन सा वृत्त होता है बच्चे, अंटार्कटिक वृत्त होता है। ये बात आप लोग अच्छे तरीके से जान लीजिएगा। ये मेन आपकी क्या है, मेन आपकी रेखाएं हैं, आर्कटिक वृत्त,
कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, अंटार्कटिक वृत्त। क्या हो जाएगा? अंटार्कटिक वृत्त हो जाएगा। और बच्चे आज की क्लास में मैं इतना ही रखूंगा। आगे की क्लास के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। और कल मैं बताऊंगा कि कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से गुजरती है, मकर रेखा कितने महाद्वीपों से गुजरती है, और क्या कहते हैं भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है, कितने सॉरी देशों से नहीं महाद्वीपों से गुजरती है। ये बात अगर हम लोग करेंगे तो वो करेंगे कल, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें, ताकि ये आप क्या कर सकते हैं, जो ये फ्री शिक्षा मैं आपको देने चाह रहा हूं, ये शिक्षा आप सभी लोगों तक पहुंच सके। और आप लोग वीडियो को लाइक किए, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।